इफिशियंसी किसी भी फॉर्म में हम लिखते हैं तो वो होता है पावर कंज्यूम, पावर कंज्यूम। जैसे मान लो हम तुमको सिंपल शब्दों में समझाते हैं, अभी जैसे पढ़ाई चल रही है तो तुम्हारी इसकी इफिशियंसी कैसे नापी जाएगी कि मैंने कितना सिखाया, मैंने कितना बताया और तुम कितना सीखे। यही तुम्हारी इफिशियंसी होगी कि नहीं होगी? अगर मैंने जितना बताया और तुम उतना सीख लिए तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तुम्हारी इफिशियंसी 100% हो जाएगी। मैंने जितना बताया, 10 बातें बताई, तुमको उसमें से 8 बातें याद रही, तुम्हारी इफिशियंसी 8% होगी। मैंने 10 बातें बताई, तुमको उसमें से 5 बातें समझ में आई, 5 बातें याद आई, तुम्हारी इफिशियंसी 50% हो जाएगी। मैंने बताया, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ याद नहीं रहा, तुम्हारी इफिशियंसी 0% होगी। तो तुम्हारी इफिशियंसी कितनी है ऋतुराज? सर 5। बाकी 5%, मतलब तुम हाफ वेव रेक्टिफायर मोड में काम करते हो, हाफ वेव रेक्टिफायर मोड में काम करते हो, बस पॉजिटिव साइकिल का लेंगे, नेगेटिव साइकिल का लेंगे ही नहीं, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसमें इनपुट सर्किट का तो वैसा ही रहेगा, एक इस तरीके से इनपुट का सिंबल बनाएंगे, म्यूचुअल कंडक्टेंस के लिए 2 लाइन यहाँ डाल दिया जाएगा और सेकेंडरी कॉइल ट्रांसफार्मर का इस तरीके से बना दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 4 डायोड। इसमें क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें ज्यादा अच्छा आउटपुट, मतलब डीसी आउटपुट मिलता है, ये एडवांटेज होता है इसका। मतलब टेप, सेंटर टेप वाले से इसमें डीसी कंपोनेंट क्या होगा, और थोड़ा अच्छा होगा। मतलब बेसिकली ये थोड़ा फिल्टर, मतलब ज्यादा अच्छा फिल्टर कर लेता है। इसमें 4 डायोड लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, टोटल 4 डायोड होता है, टोटल 4 डायोड होता है। और वो एक ब्रिज की तरह, जो हीटस्टोन ब्रिज था ना, उसकी तरह काम करते हैं, उसी तरह लगे होते हैं, काम नहीं करते, लगे होते हैं। जैसे मान लो यहाँ से मैंने इस तरीके से निकाल दिया, एक डायोड ये डाला और इसको फिर फर्दर यहाँ निकाला, और दूसरा डायोड मैंने यहाँ डाल दिया, ये इसकी तरफ मुंह किया रहता है, और फिर इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से फिर एक डायोड निकाला, ये भी इसी की तरफ रहेगा, और ये डायोड ऐसे रहेगा, और लोड रेसिस्टर जो है इसके बीच में ऐसे लगा होगा RL, और इन दोनों पॉइंट से आउटपुट निकलना होगा, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ तो ले सकते हैं। नाम देते हैं डायोड का D1, ये हो गया D2, ये हो गया D3, और ये हो गया D4। तो मेनली सर्किट है, इनपुट वोल्टेज तुम्हें वैसे ही साइनसॉइडल मिलेगा, इनपुट वोल्टेज साइनसॉइडल मिलेगा, ये इनपुट है। और आउटपुट कैसा मिलेगा, तो आउटपुट इसमें इस तरीके से मिलेगा। अब देख सकते हो जैसे यहाँ पे ये P है और ये Q है, तो P Q अगर पॉजिटिव होगा तो कौन कौन डायोड फॉरवर्ड बायस और कौन कौन डायोड रिवर्स बायस होगा। अगर हम डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3, डायोड 4 की बात करें तो डायोड 1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस कि रिवर्स बायस? P अगर पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बायस, P पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो D1 जो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, ये इंड उसका निगेटिव हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स बायस। D3 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा,
फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और D4 जो हो जाएगा रिवर्स बायस हो जाएगा। तो देखो इसमें इस केस में करंट का फ्लो कैसे होगा। तो करंट जैसे मान लो यहाँ से इस तरीके से चला, यहाँ पे आया, इधर से गया और फिर इधर से ऐसे निकल लिया। सर D3 कैसे फॉरवर्ड होगा? D3 का इधर क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। और इधर क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? यस सर। हो गया फॉरवर्ड बायस। जब तुम देखो Yes, ये sir. पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है और निगेटिव है, मतलब ये है हाई वोल्टेज और ये है लो वोल्टेज। तो यहाँ अगर हम लेंगे तो ये तो हाई होगा ना, ये हाई होगा, और इधर कुछ आया है और इधर कुछ आया है, इधर हाई होगा, तो इधर कुछ आया है तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और ये फर्दर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल है, मान लो ये V1 ले लेते हैं और ये V2 और V3 ले लेते हैं, तो V1 तो हाई होगा ना V2 और V3 से। तो यहाँ ये Yes, sir. हाई है और ये लो है, और ये हाई है और ये लो है, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। उसी हिसाब से निकाल लेंगे। आया समझ में करंट का फ्लो कैसे होगा? तो ये अगर Yes, हम sir. ये हाफ साइकिल लेते हैं तो ये हाफ साइकिल किसकी वजह से होगा? ये हाफ साइकिल होगा D1 और D3 की वजह से, D1 एंड D3 की वजह से। नेक्स्ट हाफ साइकिल किसकी वजह से हो जाएगा? उसमें रिवर्स ये हो जाएगा, रिवर्स ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। फिर करंट कैसे फ्लो होगा? करंट यहाँ पे इस तरीके से D2 से होते हुए, करंट जो है उस केस में बताते हैं, देखो यहाँ D2 से होते हुए ऐसे होते हुए D4 से होते हुए करंट इस तरीके से फ्लो करेगा। तो इसमें D2 एंड D4 करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर आगे D1 एंड D3 हो जाएगा, फिर आगे D2 एंड D4 हो जाएगा। आ गया समझ में? Yes, sir. ओके चलो फिर डायोड का एप्लीकेशन एज फॉर्म ऑफ रेक्टिफायर में इस लेवल पे इतना ही जानना है। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और उसकी सारी वैल्यूज अगेन बता दें। इसमें जो हम ये सब चीज IRMS का कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन CBSE में नहीं पूछेगा। अगर जो ट्रेंड देखा गया उसमें नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी दे, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूछ सकता, चांसेस नहीं है, लेकिन चांसेस कम है इसका, है ना। तो अगर पूछ भी दिया तो जो AC का डेरिवेशन किए हो उसी हिसाब से, और बाकी डेरिवेशन तो बता ही दिए हैं। उसके कुछ टर्म जो है, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, इफिशियंसी, है ना, बिल्कुल याद होने चाहिए। कई बार थ्योरेटिकली उसकी बेस पे तुमको कई बार घुमा के क्वेश्चन मैचिंग टाइप में या कुछ कर पूछ सकता है उसमें। हटाएं इसको। Yes, sir. ओके अब आते हैं हम लोग PN जंक्शन के आखिरी पड़ाव पे। सर रिपल फैक्टर का डेफिनेशन क्या होगा? रिपल फैक्टर का डिफिनेशन होगा कि रिपल का डिफिनेशन ये होता है कि जो भी आउटपुट आता है इसमें, जो भी रेक्टिफायर का आउटपुट आता है वो पल्सेटिंग DC बोलते हैं। इसमें AC प्लस DC दोनों होता है। AC किस सेंस में होगा? जो फ्लैक्चुएटिंग करंट या जो वोल्टेज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? AC कंपोनेंट उसका। और DC क्या होगा? जो यूनिडायरेक्शनल होगा। तो यही जिसमें फ्लैक्चुएशन ज्यादा होगा उसमें AC कंपोनेंट ज्यादा होगा, और जिसमें फ्लैक्चुएशन कम होगा उसमें AC कंपोनेंट कम होगा। तो यही जो AC कंपोनेंट आउटपुट में आ जाता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? रिपल। रिपल का लिटरल मीनिंग क्या होता है? रिपल का लैंग्वेज मीनिंग क्या होगा? जो लिटरेचर मीनिंग क्या होगा? वेव टाइप का कुछ होता है। वेव टाइप का। तो समझो कि वहां से जो आउटपुट दिया गया और इसने उस चीज को क्या किया, DC में कन्वर्ट किया, तो AC भी जो है ना रिपल करके आउटपुट में आ गया। AC जो है वो रिपल करके इसमें आ गया, और उसमें AC का कंपोनेंट डोमिनेंट है आउटपुट में, या DC का कंपोनेंट डोमिनेंट है, या AC कितना ज्यादा है, इस चीज को एक नंबर से जो हम लोग बताते हैं उसका नाम होता है रिपल फैक्टर। क्या लिखना चाहते हो रिपल फैक्टर के बारे में, डिफिनेशन उसका? चलो लिख देते हैं, लिख लो रिपल फैक्टर का डिफिनेशन लिख लो, लिखो।
रिपल फैक्टर हम लिख देते हैं यहाँ पे, रिपल एंड रिपल फैक्टर। तो रिपल क्या होता है कि इन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर some AC component are present. They are called ripple. Next इसमें their measurement is given by a number known as ripple factor। इसमें एक और टर्म होता है रिपल फ्रीक्वेंसी। तो अगर V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये क्या है हमारा इनपुट वोल्टेज, मतलब यही एसी सोर्स है हमारा। तो ये कितना रिपल करके अपनी फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर में आएगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होता है वो ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, एंड फुल वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फ्रीक्वेंसी होगा वो 2 into ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। हो गया? आगे बढ़े? यस सर, हो गया। यस सर। अब ये तो हम सारा देख लिए हैं। इसका और एप्लीकेशन है, जो डायोड पीएन जंक्शन देखे हैं, इसका कुछ एप्लीकेशन हमें और पढ़ना है। तो वो एप्लीकेशन पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। उसमें से हमें पढ़ना है कि ये जो पीएन जंक्शन रियल लाइफ में 2-3 जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि लाइट एमिटिंग डायोड, जिसका नाम होता है एलईडी बल्ब, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी जो है वो पीएन जंक्शन डायोड से ही बना होता है। और भी कंपोनेंट होते हैं, लेकिन उसमें कंपोनेंट पीएन जंक्शन होता है। एक होता है फोटो डायोड, ठीक है, एक होता है फोटो डायोड और एक होता है जीनर डायोड। अब इन डायोड को पढ़ने से पहले हम थोड़ा देखेंगे कि ये डायोड है, इसमें ब्रेकडाउन, मतलब डायोड जलने और फूकने की संभावना कब होती है। तो इसमें हम देखते हैं किस तरह का ब्रेकडाउन होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन मेन सीबीएसई के हिसाब से। तो इसमें हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन, कितने तरीके से ये डायोड जल सकता है, फूक सकता है, और हमें उसमें से कौन मेन देखना है। तो इसमें हमें 2 तरह के ब्रेकडाउन देखने हैं। इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन। तो 2 तरह का ब्रेकडाउन होता है। एक का नाम है जीनर ब्रेकडाउन, और एक का नाम है एवलांच ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन। ओके, तो इससे पहले इसका नाम सुन चुके हो, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन का, या पहली बार सुन रहे हो? पहली बार। एवलांचे कुछ मतलब होता है, लिटरल मीनिंग? तूफानी जैसा कुछ होता है। यस, एवलांच तूफानी या बोलते हैं उसको, वो जो वो तो कोई माउंटेन का नाम है। हाँ, वो बर्फीला या पहाड़ी इलाका होता है ना, जहाँ पे बर्फ से पूरा पहाड़ी बर्फीला तूफान जो आता है, वो पहाड़ वहाड़ पर से बर्फ
पूरा टूट के जो गिर जाता है ना, तो उसको हम हिमस्खलन बोलते हैं। भूस्खलन या भूस्खलन नहीं, उसको हिमस्खलन बोलते हैं। मतलब पहाड़ वहाड़ पे जो बर्फ का लेयर जमा होता है और हल्की सी आवाज से पूरा का पूरा जो क्रैक होके गिर जाता है और बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है, उसको बोलते हैं एवलांच। तो यहाँ एवलांच ब्रेकडाउन में भी कुछ इस तरह का ब्रेकडाउन होता है डायोड के अंदर, और जीनर ब्रेकडाउन भी कुछ मतलब में भी डायोड डैमेज तो होता है लेकिन परमानेंट डैमेज नहीं होता है। तो दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझना है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, माइन्यूट सा डिफरेंस है। जो किताबें इसको उतना सीरियसली नहीं लेता है, वो क्या कर देता है कि जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन को एक ही बोल देता है कि दोनों एक ही चीज है ना। जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन को एक ही चीज बताया जाता है कि दोनों एक ही टर्म है ये, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग तरह के ब्रेकडाउन होते हैं। तो इसको समझने की जरूरत है कि दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा। तो पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद इसको हम दिखा देंगे। अब देखो, सबसे पहले जीनर ब्रेकडाउन उन पीएन जंक्शन डायोड्स में होता है। बिल्कुल ध्यान सुना, जीनर ब्रेकडाउन उन पीएन जंक्शन डायोड में होता है जिसमें पी और एन साइड में जो इंप्योरिटी होती है वो हेवली डूप होती है। जिसमें पी और एन टाइप में जो इंप्योरिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हेवली डूप होता है। वहां पे जो ब्रेकडाउन होगा, मतलब वहां जो डायोड में ब्रेकडाउन आएगा, उस ब्रेकडाउन को कहेंगे जीनर ब्रेकडाउन। और एवलांच ब्रेकडाउन जो होगा वो उन पीएन जंक्शन डायोड में होगा जहां पे पी और एन जो उसके साइड्स हैं वो उतना हेवली डूप नहीं होता है। ठीक है, तो देखो, अब अगर एक हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, एक को हम हेवली डूप करते हैं और एक को हेवली डूप नहीं करते हैं, दोनों में फर्क क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से दो डायोड ले लेते हैं। ये उसका मान लो जंक्शन है, ये एक जंक्शन है। ये पी साइड है, ये एन साइड है, ये पी साइड है और ये एन साइड है। ये जो है हेवीली डूप्ड है, और ये मॉडरेट है, ये मॉडरेट डूप्ड है। मतलब इधर क्या होगा, होल्स बहुत ज्यादा होंगे। अगर होल्स की संख्या करें तो होल्स बहुत ज्यादा होगा इधर, और इधर जो है होल्स थोड़ा कम होगा, होल डेंसिटी जो होगी इधर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो दोनों को जब मैन्युफैक्चर करके छोड़ा जाएगा तो यहाँ जो डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होगा, दोनों का डिप्लीशन लेयर एक ही जैसा होगा कि अलग अलग होगा। दोनों को जो डिप्लीशन लेयर है वो एक ही जैसे फॉर्म करेंगे, मतलब दोनों की थिकनेस विद एक ही जैसी होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग हो गए। अलग अलग। हाँ, तो कोई इसमें से पतला होगा, कोई मोटा होगा, तो किसका, हेवली ट्यूब वाले का पतला थिकनेस होगा या मॉडरेट ट्यूब वाले का पतला थिकनेस होगा? मॉडरेट वाले का पतला। हाँ? हेवली टॉप वाले का पतला। तो हेवी ट्यूब वाले का पतला क्यों होगा? देखो, होगा क्या कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दोनों तरफ ज्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो जंक्शन के आसपास, जैसे मान लो यहाँ पे जो एटम्स है, जो एटम्स लेते हैं, तो यहाँ पे इसके बगल के हम सेम एटम, मतलब बिल्कुल सब कुछ सेम है, मतलब नंबर ऑफ एटम सब कुछ सेम है। तो यहाँ अगर हम 10 एटम ले, कहाँ पे, मॉडरेट वाले में, तो इस 10 एटम में जंक्शन के दोनों साइड अगर मॉडरेट ग्रुप है तो चांसेस है कि इसमें मान लो 10 एटम में से 4 एटम के पास इधर होल है और 4 एटम के पास इधर इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ जो होगा, यहाँ पे 10 में से 8 के पास होल होगा और 8 के पास इलेक्ट्रॉन होगा। ये चीज समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर।
ठीक है, नो सर, नहीं समझ रहा है। नहीं समझ रहा है। हेवी डूप होने का मतलब क्या होता है कि यहां से जो भी हम एटम्स लेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें नंबर ऑफ होल ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अगर इसमें लेयर जंक्शन के पास मैंने कुछ नंबर ऑफ एटम्स उठाए, उसमें होल की संख्या ज्यादा होगी, या मॉडरेट वाले जंक्शन के पास जो हम एटम उठाएंगे टोटल, उसमें होल की संख्या ज्यादा होगी? डोप्ड वाले में। हेवी डूप वाले में ना। सिमिलरली इन साइड में से अगर नंबर ऑफ एटम्स आए तो किसमें वॉल्यूम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी? हेवी डूप वाले की मॉडरेट वाले में? हेवी डोप्ड वाले में। हेवी डूप वाले में ना। इसका मतलब जंक्शन के आसपास, मैंने एग्जांपल लिया कि अगर यहाँ पे टोटल जंक्शन के आसपास 10 एटम है दोनों साइड में, तो इसमें क्या होगा? फॉर एग्जांपल इसमें जो नंबर ऑफ होल होंगे किसमें? मॉडरेट वाले में। और इसमें जो नंबर ऑफ होल होंगे डूप वाले में, उसमें डूप वाले में नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज्यादा होगी कि नहीं होगी? यस सर। और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें ज्यादा होगी? हेवी डूप वाले में। तो जब यहाँ पे पहला डिफ्यूजन स्टार्ट होगा बिल्कुल अगल बगल वाले लेयर का, तो यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आएंगे? इसी एग्जांपल को लेकर कर लो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव चार्ज, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव चार्ज, और इधर कितना होगा? 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज और 1 2 3 4 नेगेटिव चार्ज। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आया। आया सर। ओके। अच्छा, अगर हम यहाँ पे इस लेयर के और इस लेयर के थिकनेस की बात करें, फिलहाल इस लेयर और इस लेयर की थिकनेस की बात करें, ठीक है, तो दोनों का थिकनेस सेम होगा कि अलग होगा? अभी जैसे मान लो कि पहला लेयर डिफ्यूज हुआ है, जंक्शन के लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला पहला लेयर डिफ्यूज हुआ है, तो दोनों का थिकनेस क्या होगा? सेम कि अलग अलग? सेम। सेम होगा। लेकिन हेवी डूप वाले में अगर तुम इसके जो अभी लेयर फॉर्मेशन हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, पोटेंशियल क्या होता है? E इंटू डी होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो मान लो यहां डिफ्यूजन रोकने के लिए दोनों साइड, दोनों में ही, मतलब दोनों में ही, इसमें डिफ्यूजन रोकने के लिए अगर दोनों साइड मुझे 7 वोल्ट चाहिए, इधर भी मुझे कितना चाहिए? 7 वोल्ट चाहिए, तो किसमें, मतलब वोल्टेज कितना चाहिए? 7 वोल्ट चाहिए। मतलब यहां भी डिफ्यूजन रोकने के लिए 7 वोल्ट चाहिए और यहां भी डिफ्यूजन रोकने के लिए 7 वोल्ट चाहिए। एक में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और एक में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, ठीक है। तो किसका थिकनेस ज्यादा होगा और किसका थिकनेस कम हो जाएगा? जिसका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वो पहले ही उस पोटेंशियल बैरियर को पालेगा कि नहीं पालेगा? यस सर। जिसका स्ट्रॉन्ग फील्ड Yes, होगा वो कम थिकनेस पे ही पोटेंशियल बैरियर को पालेगा, और जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं होगा उसको अपना थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? यस सर। तो ये समझ में आ गया कि अगर जो हेवली डूप होगा उसमें डिप्लीशन लेयर पतला होगा, और जो मॉडरेट डूप होगा उसमें डिप्लीशन लेयर क्या होगा? मोटा होगा, मोटा। ठीक है। तो जैसे मान लो इसमें मॉडरेट है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होती है माइक्रोमीटर में। इसमें थिकनेस जो होगी 10 टू की पावर 6 मीटर की होगी, लेकिन हेवली डूप जो है इसकी थिकनेस 10 की पावर 8 टू 10 की पावर 9 मीटर के आसपास, मतलब 10 की पावर 8 मान लेते हैं। तो जब इसमें थिकनेस मतलब डी की वैल्यू, इसमें डी की वैल्यू कितनी आई? 10 की पावर -8 आई, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो कितना होगा? पोटेंशियल तो तुम्हारा सेम वही, कितना? बैरियर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो यहाँ V इक्वल टू E इंटू डी लोगे तो E की वैल्यू कितना आएगी? V अपॉन D आएगी, और V की जो वैल्यू मान लो वही 0.7 है, और D की वैल्यू 10 की पावर -8 आ गई, तो इसमें E किस ऑर्डर का आएगा? 10 की पावर 8 वोल्ट मीटर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और इसमें किस ऑर्डर का आएगा? इसमें 10 की पावर 6 वोल्ट मीटर का आएगा कि नहीं आएगा? तो देख सकते हो कितना गुना ज्यादा है।
इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कंपेयर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हेवली डूप्ड इज 100 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मॉडरेट डूप, है कि नहीं है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या पॉइंट? कि जो हेवली डूप होगा उसमें डिप्लीशन लेयर पतला होगा और उस डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होगा, काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू जो मॉडरेटली डूप्ड है उसमें। मॉडरेटली डूप में डिप्लीशन लेयर उससे थोड़ा बड़ा होगा, है ना? और यहाँ कंपेयर करें तो कितना ज्यादा है? 100 गुना ज्यादा है। अगर यहाँ पे हम डिप्लीशन लेयर बोल रहे हैं d इक्वल टू 10 की पावर -8 मीटर का, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर हम बोल रहे हैं d इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर का। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है इससे 100 गुना ज्यादा है। अगर मान लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिप्लीशन लेयर किसी कारण से डेवलप हो जाता है, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 100 सेंटीमीटर 1 मीटर का डिप्लीशन हो जाएगा। ये कंपेरिजन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर का डिप्लीशन ले लेते हैं तो यहाँ पे 100 किलोमीटर का डिप्लीशन लेयर हो जाएगा। और जिसकी वजह से हेवली डूप्ड वाले सेमीकंडक्टर में जो डिप्लीशन लेयर होगा उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा और मॉडरेट डूप वाले में जो होगा वो वीक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. अब हम क्या करते हैं कि यही सेमीकंडक्टर एक हेवी डूप वाला जिसमें डिप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन है और एक मॉडरेट डूप वाला जिसमें ये डिप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन है, इसको हम क्या करते हैं? रिवर्स बायस मोड में बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। रिवर्स बायस मोड में दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो बताओ रिवर्स बायस मोड में कौन करंट डोमिनेट करता है, डिफ्यूजन करंट या ड्रिफ्ट करंट? Drift current. ड्रिफ्ट करंट डोमिनेट करता है। अच्छा, रिवर्स बायस मोड में जो बैटरी होता है वो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा होता है कि अपोज कर रहा होता है? सपोर्ट कर रहा होता है। अंदर जो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा कि उसको कमजोर करेगा? डिप्लीशन लेयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स्ट्रा बाहर वाला बैटरी और स्ट्रॉन्ग कर देगा। इसका मतलब देखो, तो स्ट्रॉन्ग जब होगा तो डिप्लीशन लेयर में, जैसे मान लो यहाँ की हम बात करें तो डिप्लीशन लेयर को थोड़ा मैग्नीफाई करें तो यहाँ जो एटम्स होंगे, डिप्लीशन लेयर में जो एटम होंगे उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्या उसमें कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा? क्या डिप्लीशन लेयर में जो एटम्स होंगे वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो डिफ्यूज कर चुके होंगे ना, तभी तो डिप्लीशन लेयर बना है ना। डिप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन कैसे होती है? जो भी इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वो आपस में डिफ्यूज करके, है ना, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जैसे मान लो एक सिलिकॉन एटम यहाँ पे है, एक सिलिकॉन एटम यहाँ पे है, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन लगाए हुए हैं और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और बैटरी ने आके उस इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ाना शुरू किया। बैटरी की पोटेंशियल वेरिएबल है, मतलब बैटरी की पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं तो यहाँ अंदर का डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ना शुरू होगा कि नहीं होगा? Yes. तो ये जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की कोशिश क्या होगी? ये बॉन्डिंग में जो ये बंधा हुआ है तो इसमें भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है ना, कि सिलिकॉन एटम का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाए हुए हैं और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाएगा वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो वोल्टेज बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डोमिनेट कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को छोड़ के इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस बॉन्ड को तोड़ना ही चाह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ना, तो एक अपोजिट क्यों लग रहा है दूसरे के?
तो ये जो इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है वो अपने एटम के साथ बांधे रखने के लिए लगा रहा है, और डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड और जो बैटरी यहाँ लगा रहा है वो जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है कि मेरा डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करो। मतलब डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और जो बैटरी लगाए उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो जो डिप्लीशन लेयर के एटम्स होंगे उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट मूव करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। और जब वो मूव करेगा वहां से तो अपने अपने पेरेंट एटम जिसके साथ वो बॉन्ड बनाए हुए है वहां से निकलने की कोशिश करेगा, निकलेगा। कहने का मतलब केमिकल बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड उसकी ब्रेकिंग स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। डिप्लीशन लेयर में Yes. तो ये ब्रेकिंग किसमें स्टार्ट होगी सबसे पहले, हेवी डूब वाले में या फिर मॉडरेट डूब वाले में? हेवी डूप्ड वाले में। हेवी डूब वाले में क्यों स्टार्ट होगी? मान लो हम सेम पोटेंशियल दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डिप्लीशन लेयर में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें ज्यादा है, हेवी ट्यूब वाले में कि मॉडरेट ट्यूब वाले में? हेवी ट्यूब वाले में। तो हेवी ट्यूब वाले में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और हमने जो बैटरी अप्लाई किया उसकी वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना शुरू हो गया। तो सबसे पहले बॉन्ड की ब्रेकिंग कहां से स्टार्ट होगी? सबसे पहले बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है हेवी ट्यूब वाले के डिप्लीशन लेयर से स्टार्ट होगी, और यही एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके क्या होता है, अचानक से उस डिप्लीशन लेयर में जितने भी एटम्स होते हैं जो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, सबके इलेक्ट्रॉन अपने अपने वैलेंस बैंड से निकल के और तहलका मचा देते हैं। सब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना शुरू करते हैं, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, अचानक से रिवर्स डायरेक्शन में करंट की फ्लो स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रॉन और होल की बात करें, चलो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, उससे करस्पॉन्डिंग होल भी होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से टूटा कहां जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा, और होल कहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहां से कौन सा करंट अचानक से बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन करंट की ड्रिफ्ट करंट? ड्रिफ्ट ना, तो ड्रिफ्ट करंट जो है अचानक से, तुमको याद होगा कि हम कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट बनाए थे रिवर्स बायस का, कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट नहीं बनाए थे कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज आता है जिसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, जहां पे करंट अचानक से बढ़ जाता है, और वहां पे वोल्टेज करीब करीब मतलब उस वोल्टेज के बाद करंट इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि फिर उससे अधिक वोल्टेज वो लेगा ही नहीं, उससे अधिक वोल्टेज लेगा ही नहीं, क्योंकि वहीं पर करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि रिवर्स बायसिंग मोड में करंट ही बहुत ज्यादा फ्लो होने लगेगा। और यहीं पे जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी ब्रेकडाउन को हम लोग जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। समझ में आया जीनर ब्रेकडाउन? तो जीनर कोई वर्ड नहीं है, ये आदमी था, सी जीनर नाम था उसका, उसने इस चीज को पहली बार लैब में ऑब्जर्व किया, इसीलिए उस ब्रेकडाउन का नाम जीनर ब्रेकडाउन बोला गया। लेकिन इस ब्रेकडाउन से ये जो डायोड है ये परमानेंटली डैमेज नहीं होता है, ये परमानेंटली डैमेज नहीं होता है। कुछ डैमेज तो होता है, टेम्पररी डैमेज होता है, लेकिन परमानेंटली डैमेज नहीं होता है। इसीलिए कुछ डायोड ऐसे बनाए जाते हैं जो इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ही काम करते हैं, और उस डायोड का नाम होता है जीनर डायोड। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? जीनर डायोड और जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन के बारे में जो बातें याद रखनी है मैं फिर से एक बार बोल देता हूं। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जीनर ब्रेकडाउन उन सेमीकंडक्टर, उन पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर में आएगा जिसमें पी साइड और एन साइड हेवली डूप्ड होंगे। हेवली डूप होने के कारण क्या होगा, हेवली डूप होने के कारण उनका जो डिप्लीशन लेयर पतला होगा। पतला क्यों होगा, क्योंकि जंक्शन के आसपास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कम ही लेयर के डिफ्यूजन से जो रिक्वायर बैरियर पोटेंशियल चाहिए जो डिफ्यूजन करंट को रोक सके वो आ जाता है, जिसके कारण पोटेंशियल बैरियर कम डिप्लीशन लेयर, कम विड्थ के डिप्लीशन लेयर में आता है, और कम विड्थ के डिप्लीशन लेयर होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाती है। और जब बैटरी को रिवर्स बायस में लगाया जाता है तो बैटरी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कह लो बैटरी जो यहाँ से अपना एनर्जी देगा, उस एनर्जी की वजह से डिप्लीशन लेयर के जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे। जिस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे ब्रेक डाउन अगर करता है उसे हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को है ना जीनर ब्रेकडाउन बोला जाता है।
कुछ डायोड जो होते हैं इसी वोल्टेज के काम करने के लिए बनाए जाते हैं, इसी वोल्टेज पे काम करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें जीनर डायोड कहा जाता है। समझ में आया या नहीं? यस सर आया। बस केवल आकाश को समझ में आया, बाकी लोग को नहीं आया? नो सर यस सर आया। आ गया। सर आया। ध्यान रखना, तो जीनर ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन किसकी वजह से होगा? कोवैलेंट डिप्लीशन लेयर में जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा उस कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से। और कोवैलेंट बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि ऑलरेडी उसमें पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होता है, और जब रिवर्स बायस में हम जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ जाता है। अगर वो बैटरी वेरिएबल पोटेंशियल का है, मतलब उसकी पोटेंशियल जब इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आएगा कि हम इतना अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे कि जो कोवैलेंट बॉन्ड की एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड को छोड़ के भागना शुरू कर देगा और ड्रिफ्ट करंट अचानक से बढ़ जाएगा। और इसी समय जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है उसी ब्रेकडाउन को हम लोग जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं, क्योंकि जीनर नाम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था। इससे डायोड टेम्पररी डैमेज होता है, परमानेंटली डैमेज नहीं होता। लेकिन हाँ, यही प्रोसेस अगर बार बार किया जाए, यही प्रोसेस बार बार किया जाए तो वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड क्या हो सकता है? परमानेंटली डैमेज हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल पर्पस डायोड बनाए जाते हैं जो कि इसी ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करे, जो कि जिसे हम लोग जीनर डायोड कहते हैं। एंड ये जो जीनर डायोड है ये वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करता है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे तुम करंट कितना भी फ्लो कराओ, वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका जो मेन एप्लीकेशन होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसा होता है। तो आई होप जीनर डायोड कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म की जाती है। टाइमिंग के बारे में डिसाइड कर लो, टाइमिंग 8 से पहले तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल है अभी। अच्छा, नेक्स्ट सेशन में जरा कर लेना, कुछ और बातें कर लेते हैं। स्वप्निल सर ने बोला था कि वो न्यूक्लियर फिजिक्स का क्लास लेंगे, वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? नो सर कुछ नहीं ले रहे। नहीं ले रहे हैं। तो तो एक वो अलग शायद अभी पटना का है। हाँ, उनको अभी थोड़ा है, हेल्थ इशू है, इसलिए उनके घर में हेल्थ इशू है, कोविड हो गया, उनके भाई को हो गया। हाँ। तो अलग से हम उसका क्लास ले लें क्या? इधर तो सेमीकंडक्टर चल ही Yes, रहा है, sir. न्यूक्लियर फिजिक्स का अलग से एक क्लास ले लें या वीडियो रिकॉर्डिंग बना के भेज दें?